Hello everyone. In the last lecture, we completed the topic of the confession. हमने सेक्शन देखा 22, 23 एंड 24। कैसे कन्फेशंस हमारे एविडेंस लॉ में एडमिसिबल नहीं है और कहाँ कहाँ एडमिसिबल है, और उसका जो रेलिवेंसी है वो सेक्शन हमें 22 बात करता है। हमने देखा था कि पुलिस ऑफिसर्स को दी गई कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, बिकॉज जनरल रूल क्या कहता है कि पुलिस वाले बाय हुक एंड क्रुक कन्फेशन ले लेते हैं, और आगे इन्वेस्टिगेशन का फिर जो एक रुझान है या जो उनकी एक ईगर है वो खत्म हो जाती है। राइट। उसके बाद हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के बारे में, कि सेक्शन 23 का जो सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है विच वाज बिफोर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, विच टॉक्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट। ऐसी चीज जो आपको एक्सक्लूसिव नॉलेज है कि वो चीज कहाँ पड़ी है। राइट। तो आपको आप उसको, चाहे आपने उस स्टेटमेंट को पुलिस ऑफिसर को दिया है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन, उसके ऊपर सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज एन एक्सेप्शन टू बीएनएसएस ऑल्सो, एंड ऑल्सो विद रिगार्ड टू द सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड 2। ये मैं बताया था मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट वाले केस में। राइट। उसके बाद हमने देखा था कि सेक्शन 24 जॉइंट ट्रायल के बारे में हमने बात की थी, और हमने देखा था कि एक्सप्लेनेशन एक नई चीज ऐड की गई है। हमने देखा था कि सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएसएस को हमने इसके साथ इंटरलिंक करके रीड करना है, बिकॉज वहां पे नया प्रोसीजर बताया गया है कि जब पर्सन कोई एब्सकॉन्डर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे चलेगी। ठीक है। तो उसको हम डीम्ड जॉइंट ट्रायल उसको मानेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं डैंग डिक्लेरेशन के बारे में। डैंग डिक्लेरेशन, इसके नाम से ही पता लगता है कि कुछ किसी पर्सन, किसी डिक्लेरेंट ने कुछ डिक्लेयर किया, कुछ स्टेटमेंट दी, और अभी वो उसकी डेथ हो चुकी है। राइट। सबसे पहले हम सेक्शन 25 तक हमारे हमारे हो गए थे। हम सेक्शन 26 का जो ऊपर टाइटल है उसको रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ऐसे इस पर्सन की स्टेटमेंट जिसे हम विटनेस, हम उसको कोर्ट में हम उसको नहीं बुला सकते। जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि जिस पर्सन ने कुछ देखा, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी आई विटनेस हूँ, तो मैं कोर्ट में आके गवाही दूं कि हाँ जी मैंने ऐसे ऐसे देखा था, जो भी मेरी स्टेटमेंट है, जो भी मेरी एक टेस्टिमनी है, वो मैं कोर्ट में खुद आके अपनी स्टेटमेंट डिपोज करवाऊं। राइट। बट यहाँ हमारा क्या एक्सेप्शन है कि किन केसेस में हम देखते हैं, केसेस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन्स हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रेलिवेंट। तो इसके अंदर 5 मेजर हेड्स हैं कि कहाँ कहाँ आप जनरल रूल को बाईपास करोगे। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, राइट, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, हु कैन नॉट बी फाउंड, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, incapable of giving evidence, for whose attendance cannot be procured, जिसकी अटेंडेंस हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज whose attendance cannot be procured without an amount of delay, या डिले हो जाएगा, या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस अपीयर्स टू बी कोर्ट अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, राइट, आर themselves relevant facts in the following cases। राइट। तो इन्होंने हमें 8 चीजें बता दी ए से लेके एच क्लॉज तक, कि आपको सिर्फ इन्हीं 8 प्रोविजंस में आपको, अगर किसी ऐसा पर्सन जो कोर्ट में आके नहीं दे सकता, उसको हम उसकी स्टेटमेंट को, जो उसने स्टेटमेंट पहले दी थी, उसको हम रेलिवेंट कर सकते हैं। राइट। तो ये जो 8 ए से लेके एच तक जो ये क्लोजेस हैं ये एक्सक्लूसिव हैं। इनके
बाहर आप किसी पर्सन की स्टेटमेंट को आप रेलिवेंट डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। राइट। तो जो मैंने ये टॉपिक लिखा डाइंग डिक्लेरेशन, ये हमारा सेक्शन 26 का क्लोज ए है। सिर्फ हम क्लोज ए की बात करेंगे पहले। आप इसको रीड करोगे, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ or to any of the circumstances of the transaction which results in his death, in cases which the cause of that person's death come into question. Some statement, such statements are irrelevant, which means कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मरते हुए, फॉर एग्जांपल ए ने बी के ऊपर फायर किया, बी ने मरते हुए सी को बताया कि मुझे ए ने गोली मारी है, तो दिस इज द रेलिवेंट फैक्ट। राइट। या फॉर इंस्टांस कि अगर कोई एक वाइफ थी, वाइफ हमेशा एक डायरी को मेंटेन करती थी जिसके अंदर वो रोज का लिखती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे मेरे साथ क्रूरल्टी करते हैं, और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। तो जो ये स्टेटमेंट्स उसने जो डायरी में लिखी, these can these are the circumstances of the transaction which resulted her death। ठीक है जी। तो ये उसको हस्बैंड को क्या हो गए, अबेटमेंट टू सुसाइड। राइट। तो इसको आप प्रोसीड करोगे, या तो वो कोज बताएं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या बताएं, या तो वो कोज बताएं या वो सर्कमस्टांसेस बताएं एक ट्रांजैक्शन के जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हुई। राइट। इसमें एक लैंडमार्क केस लो है, मैंने आपको बताया था, जो कि अरेस्ट जस्टे का भी एक लैंडमार्क था। अपकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। इट इज द केस लॉ ऑफ 1939 प्रीवी काउंसिल। इस केस के क्या फैक्ट्स थे कि फॉर इंस्टांस एक पर्सन ने एक पर्सन ने पकाला नारायण की वकाला नारायण की वाइफ को पैसे दिए हुए थे उधार पे, लोन दिया हुआ था। एक दिन उसको एक चिट्ठी मिलती है। ठीक है जी। एक एक बार ए को चिट्ठी मिलती है कि आप बहरमपुर, जो उनका विलेज था, ठीक है, आप वहां से आके आप अपने पैसे ले जाइए। राइट। जब ए अपना घर छोड़ के जा रहा था, तो ए ने अपनी वाइफ को कहा कि मैं बहरमपुर जा रहा हूँ उनसे पैसे लेने के लिए। ठीक है। बट वो वापस नहीं आए। जब उनकी लाश मिली, उनकी लाश किसी बोरी में कटी फिटी हुई मिली बहुत दिनों के बाद। तो जो ये स्टेटमेंट थी कि मैं बहरमपुर में जा रहा हूँ लोन को लेने के लिए, तो ये एक सरकमस्टांसिस हैं। ठीक है। विच ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो एक ये पूरी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा सरकमस्टांस जो एक ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उसको बैंक डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट उसे कह सकते हो, और उसे सेक्शन 26 क्लोज ए में रेलिवेंट उसको कर सकते हो। राइट। सो इसका फैक्ट्स कई बार सीधा एग्जाम्स में एज अ प्रपोजिशन डाल के आपको पूछ लेते हैं। राइट। तो इट इज ए लैंडमार्क केस लॉ। सो अगर हम बात करें कि हम इसे एविडेंस क्यों मान रहे हैं, हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि आपको सिर्फ वही अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसे कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। ठीक है। उसको खुद आना है। ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है ये कि चाहे पर्सन वो डेड है या कैन नॉट बी फाउंड है, आप उसकी स्टेटमेंट को एज एविडेंस ले सकते हो। तो हमारा बेस्ट एविडेंस रूल एक तरफ हमारा होगा नेचुरल जस्टिस,
नेचुरल जस्टिस क्या कहते हैं कि आपको उस पर्सन को कोर्ट में लेके आना है। इसका क्या पर्पज है कि दूसरी पार्टी उसका अक्रोस कर पाए, कि उसकी स्टेटमेंट को एज इट इज ना लिया जाए। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट को अक्रोस एग्जामिन किया जाए, ये तो हमारा नेचुरल जस्टिस। तो हमारी नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी क्या कहती है कि चाहे वो पर्सन डेड है, आप उसकी स्टेटमेंट को आप ले लीजिए। ठीक है, तो बेस्ट एविडेंस रूल हमारा क्या कहता है कि जहां पे किसी ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट मटेरियल है एंड उसको उसकी डेथ हो चुकी है, सो इट इज ऑल्सो द बेस्ट एविडेंस रूल, जो मैं कहता है कि आप उसकी स्टेटमेंट को ले सकते हो, चाहे वो पर्सन डेड है या कैन नॉट बी फाउंड है, या कुछ हमारे जो हमारे 5 वेज थे उनमें से किसी में भी आता है। राइट, तो ये हमारा बेस्ट, ये भी एक तरह का एक बेस्ट एविडेंस रूल ही है। ठीक है, आई होप इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको क्यों ले रहे हैं डैंग डिक्लेरेशन को। इसके पीछे इट इज काफी चीजें हैं। इट इज, अगर आपसे ना पूछ लें, प्रीलिम्स में पूछ लें या मेंस में आप लिख सकते हो, इट इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ नेसेसिटी या प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। राइट, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द लैटिन मैक्सिम which states nemo Mauritius uh, ap- approximeter approximeter, this is R, amended, which means a truth sits on the lips of the dying, which means a truth sits on the lips of the dying, which means कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। राइट, सो हमारा जो सेक्शन 32 है, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और विच इज नाउ सेक्शन 26 क्लोज ए, विच इज बेस्ड अपॉन दिस लैटिन मैक्सिम। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं और आपको मेंस में आपको इसको लिख के ही आना है। राइट, तो ये कुछ मैक्सिम है, तो ये कई बार प्रोनाउंस करने में या याद करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बट जब आप इसको बार बार इसको आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको याद करनी ही है। अगर ये याद हो जाए तो इस मेंस में हमें एज मिल सकती है एग्जाम्स में। राइट, तो ये वैसे तो ये प्रीलिम्स में भी आती है ये वाली। राइट, तो हम बात करते हैं बेस्ट एविडेंस की। तो ये इट वाज आल्सो, इसको इस चीज की बात की गई थी इन द केस लॉ ऑफ दरसत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द केस लॉ ऑफ 2008 सुप्रीम कोर्ट। राइट, नेक्स्ट, अगर हम इसकी कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ डैंग डिक्लेरेशन, अगर हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें, क्योंकि ना डैंग डिक्लेरेशन पे मेंस में क्वेश्चन आपसे खरा है कि आपको किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, डैंग डिक्लेरेशन पे चाहे आपसे सीधा सीधा कोई क्वेश्चन पूछ लें, चाहे आपसे कोई प्रपोजिशन बना के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपना आंसर अच्छे से उसको मेंटेन कर लें। राइट, तो अगर हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, कि एक डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम सेक्शन की बॉडी को ही कंप्लीट कर देते हैं। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। राइट, इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ डेड पर्सन डेथ कम इनटू क्वेश्चन, कि उसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, तभी आप इसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट आप कर सकते हो। सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज और वॉज नॉट
at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceedings in which the cause of death comes into its question, right? तो इसमें क्या है कि इंग्लिश लॉ हमारा क्या कहता था कि जब भी आपकी कोई डाइंग डिक्लेरेशन है वहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी ही चाहिए, राइट? पर हमारा जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। फॉर इंस्टांस कि अगर कोई पर्सन अपनी डेथ बेड पे लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, जब उसको एक्सपेक्टेशन है कि अब तो ये मैं मरूंगा ही मरूंगा, ठीक है, तो इंग्लिश लॉ कहता है कि आपको सिर्फ वहीं पे ही डैंग डिक्लेरेशन को रेलिवेंट करना है। बट हमारा इंडियन लॉ कहता है भी ऐसी कोई कंडीशन जरूरी जरूरी नहीं है, राइट? कि उसके लगे कि उसकी डेथ हो ही जाएगी, जहां उसे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसको उसे इतनी बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी इंडियन लॉ में हम उसे डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा दे सकते हैं, राइट? सो आई होप आप इसको इसको क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम आगे मूव करते हैं। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या हो, जो इसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है, क्या हम डाइंग डिक्लेरेशन को सेम दर्जा दे सकते हैं जो कि अदर एविडेंसेस हैं? तो ऐसा एविडेंस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस, राइट? तो द क्वेश्चन इज, तो क्या हम डाइंग डिक्लेरेशन को सेम दर्जा दे सकते हैं जो दूसरे एविडेंसेस का है? एविडेंस लॉ में हमारे पास कहीं नहीं लिखा कि डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा कम है। सो इसका जो इसका सेम वे होगा, ठीक है, जो कि अदर एविडेंसेस का होगा। इट मीन्स अगर अदर एविडेंसेस के लाइक अदर एविडेंस का दर्जा क्या है कि किसी एविडेंस का दर्जा सब्सटेंटिव है, कि उसके सिर्फ उसी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आई विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है। तो जहां पे डैंग डिक्लेरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स विच इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, तो मीन्स कि होली रिलायबल है, तो हम उसको उसी उसी के बेसिस पे कन्विक्शन एक जजमेंट दे सकते हैं, राइट? तो अगर जो हमारी डाइंग डिक्लेरेशन है, हमने बात की थी ना जब हमने कोरोबरेशन के बारे में पढ़ा था कि आपको कोरोबरेटिंग एविडेंसेस आपको कब देने हैं, जहाँ पे किसी पर्सन का एविडेंस होली रिलायबल नहीं है और जहाँ पे उसका एविडेंस होली अनरिलायबल भी नहीं है, तो आपको वहां पे देना है जब नीदर होली रिलायबल नॉर होली अनरिलायबल, तो आपको वहां पे कोरोबरेटिंग एविडेंस देना है। सो इट मीन्स कि जहां पे कोई डाइंग डिक्लेरेशन कॉन्फिडेंस कोड का इंस्पायर नहीं कर रही, जहां पे कुछ डाउट वगैरह आ रहा है, तो वहां पे आपको कोरोबरेशन कोरोबरेटिंग एविडेंस कोड को आपको देने होंगे। तो आप इसको पढ़ोगे सेक्शन 161 ऑफ बीएससी, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कहता है कि आप उसको अप्रूव करने के लिए आप कोरोबरेटिंग एविडेंसेस और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस आप दे सकते हो। मैं आपको सेक्शन रीड करके बता देता हूँ। What matters may be approved in connection with approved statements relevant under section 26 and 27. Whenever any statement relevant under section 26 or 27 is approved, all matters may be approved either in order to contradict or to corroborate it, right? Or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been approved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the truth of the matter suggested. Means कि आप corroboration और आप contradiction आप उसकी कर सकते हो, राइट? तो ये था हमारा एविडेंशियरी वैल्यू। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि इसकी आगे क्या क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी। सेकंड पॉइंट हमारा होता है, अगर मैं एविडेंशियरी वैल्यू में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसमें केस लॉ आप लिख सकते हो मुन्ना राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,
मुन्ना राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ताराचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ताराचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. It is the latest 2022, I guess, Supreme Court, right? इसमें एक को लिख सकते हो आप, रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रवि वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2004 सुप्रीम कोर्ट. इन्होंने वही बात की थी, सेम बात इन्होंने रिपीट की थी कि इफ द डैंग डिक्लेरेशन इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, तो वहां पे जो डैंग डिक्लेरेशन है वो सेम फुटिंग पे होगी जो अदर एविडेंसेस हैं. सो इट मींस कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डैंग डिक्लेरेशन आप कन्विक्शन आप कर सकते हो. सेकंड पॉइंट इसमें था कि जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है या जहाँ पे आप वियर्ड सी है, एब्सर्ड डैंग डिक्लेरेशन है, तो आप वहां पे आप कोरोबरेटिंग एविडेंस आप उसमें लोगे, आप सीधा जजमेंट पास नहीं कर दोगे, राइट. तो सेकंड पॉइंट हमारा था कि कोर्ट हैज टू बी, कोर्ट को डैंग डिक्लेरेशन को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन अपनी इमेजिनेटिव थॉट से तो नहीं कुछ कह रहा. फॉर इंस्टेंस कई बार होता है ना, कोई जो हमारे विक्टिम्स हैं वो कई बार अपनी इमेजिनेशन यूज कर लेते हैं कि मुझे तो ही उसने मारा था, ऐसे ऐसे वगैरह. तो जहाँ पे ऐसा कुछ है तो उस वहां पे कोर्ट को वेरी केयरफुल होना पड़ेगा, राइट. तो इट मीन्स कि एक तो नॉट इमेजिनेटिव, इसकी हेडिंग आप लिख सकते हो, राइट. तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या जो डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन दे रहा है, क्या वो कोई ट्यूटर तो नहीं की हुई थी, किसी ने उसको ट्यूटर तो नहीं कर दिया था, या वो अपने ही थॉट प्रोसेस से अपनी इमेजिनेशन से तो नहीं कुछ कह रहा. ठीक है. तो कोर्ट हैज टू बी वेरी केयरफुल. थर्ड इज जब भी कोर्ट के पास डाउट कोई भी डाउट अराइज होता है, वेन एवर द डाउट क्रीप्स इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट को क्या करना है, रूल ऑफ प्रूडेंस जो मैंने बात की थी, रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि आपको कोरोबरेटिंग एविडेंसेस आपको लेने हैं. जब भी कोई डाउट क्रीप होता है तो आपको वेन एवर द डाउट क्रीप्स इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, तो आपको क्या करना है, कोरोबरेटिंग एविडेंसेस को लेने हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, if the dying declaration is made when the person is in subconscious mind और unconscious mind, कि जब वो सबकॉन्शियस माइंड में था या अनकॉन्शियस माइंड में था तब वो स्टेटमेंट दे रहा था, देन क्या करना है, कोर्ट को उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को डिसरिगार्ड कर देना, राइट. बिकॉज हमने देखा था कि सिर्फ वही स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि जब पर्सन कोई कॉन्शियस माइंड में है अपने. ये बात हमें किसने कही थी, सिगमेंट फ्यूड ने. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें आप लिख सकते हो नोट इन सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हो कि जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन है वो जरूरी नहीं कि उसमें आप सभी चीज बताओ कि इतने बजे इतनी जगह पे उस पर्सन ने इतना ये चीज पहनी थी, ठीक है, वो इधर से आया, उसके बाद ये था उसके, ठीक है. तो आपको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बताना है कि क्या क्या हुआ. ठीक है, अगर पर्सन ऐसा बताता है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट, कुछ ना कुछ फैब्रिकेशन या ट्यूटरिंग हुई है. तो जितनी चीज नेचुरल रहती है उतनी ही वो बेटर एविडेंस मानी जाती है, राइट. तो नीड नॉट टू बी इंसाइक्लोपीडिया, आप इसको ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है कि रिगार्डिंग द फिटनेस, रिगार्डिंग द फिटनेस
अगर मैं बात करूं, फिटनेस जो हमारी एक डिक्लेरेंट की होगी, जब मैंने बात की ना कि वो कॉन्शियस स्टेट में होना चाहिए, नॉट द सबकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस। पहले क्या था कि जब भी किसी पर्सन ने बैंक डिक्लेरेशन देनी है तो उसको एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्टर का जो एक सर्टिफिकेट था, फिटनेस सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्ट देता था कि हाँ जी, ये फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो डाइंग डिक्लेरेशन देने से पहले कोर्ट डॉक्टर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देता था कि ही इज कैपेबल, कि वो डाइंग डिक्लेरेशन अपने होशो आवाज में वो दे सकता है। ठीक है जी। तो बट आफ्टर द केस लॉ ऑफ लक्ष्मी, इट वाज द केस लॉ ऑफ 2002। लेट मी सी, क्या 2002 का ही है? हाँ जी, इट इज 2002। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे ही दे तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ, बट इट इज द रूल ऑफ अप्रूवडेंस, कि जहां हम सिक्योर डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप आप जज हो, तो अभी आपको नहीं पता कि जिस विटनेस ने, जिस विक्टिम ने अपनी एविडेंस दिया, जब उसने एविडेंस दिया तो क्या वो स्टेट ऑफ माइंड में था, क्या वो सही अपने कॉन्शियस माइंड में था या नहीं था। ठीक है, एक तो होगी सिचुएशन ये कि जहां आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग, कि जहां आपके पास एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि जो कहता है कि हाँ जी, जब इसने दिया था तब मैं वहां पे था, और मैंने इसको पहले एग्जामिन किया था कि क्या ये कॉन्शियस माइंड में है, क्या ये दे सकता है, कैपेबल है। ठीक है, तो एक आपके पास वो सर्टिफिकेट है। तो हायर एविडेंशियल वैल्यू का किसकी मानी जाएगी कि जिसके पास जब डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था, राइट। तो आपके पास दो डिक्लेरेशन थे, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं था, इसमें आपके पास एक डॉक्यूमेंट था जो कि बताता था कि उसकी फिटनेस है। तो इट मीन्स इसको हम ऑन द फेस ऑफ इट ले सकते हैं भी हाँ जी, ये ठीक था। इसके लिए कोर्ट को ऑन गार्ड होना पड़ेगा और कोऑपरेटिंग एविडेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा फिटनेस का। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि फॉर इंस्टांस, कि जब उसका एविडेंस हो रहा था, इसमें ना कई बार ना प्रेपोजिशन क्या आती है कि एक तरफ है हमारा आई विटनेस, कि जब डेक्लारेंट डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था तो ए पर्सन ने देखा कि हाँ जी, वो ही इज इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड। दूसरी तरफ हमारा है मेडिकल ओपिनियन, कोई डॉक्टर का जो एक सर्टिफिकेट है वो क्या है, एक मेडिकल ओपिनियन है, राइट। तो ये कह रहा है कि जो इसका सर्टिफिकेट है वो कह रहा है जी, ए जो हमारा एक्स पर्सन है जिसने बैंक डिक्लेरेशन दी, ही इज नॉट इन द फिट स्टेट। जिसने देखा ये कह रहा है भी ये फिट स्टेट में है, ये कह रहा है ये नहीं है। तो कौन प्रिवेल करेगा? तो इसमें हमारे पास काफी केस लॉज हैं। इन द केस लॉ ऑफ नन्नू राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नन्नू राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1988 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या था, इन्होंने कहा था कि जो आई विटनेस है उसका एविडेंस प्रिवेल करेगा, मींस इसका प्रिवेल नहीं करेगा, राइट। तो इसमें एक और केस था जो हमने अभी लिखा था, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट वाज, इसी केस में भी बताया गया था कि जो हमारा आई विटनेस है उसकी स्टेटमेंट प्रिवेल करेगी, नॉट द मेडिकल सर्टिफिकेट, राइट। बिकॉज जो हमने देखा, फॉर इंस्टांस, कि इसको हम ना ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आई विटनेस है, आई विटनेस कह रहा है भी ए ने बी का मर्डर किया, मैंने देखा जी। बट कोई कह रहा है, कोई मेडिकल ओपिनियन कह रहा है भी ए तो जी पागल है, वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो इनकेपेबल है। तो अगर इसका एविडेंस
रिलायबल है और इम्पीच आप उसको नहीं कर सकते, देन आई विटनेस का एविडेंस प्रिवेल करेगा ओवर द मेडिकल ओपिनियन, राइट? सो दो सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसिक्यूशंस वर्जन डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर प्रोसिक्यूशन का वर्जन डिफरेंट है एज टू द डैंग डिक्लेरेशन। डैंग डिक्लेरेशन कुछ कह रही है, डैंग डिक्लेरेशन कह रही है कि मुझे तो ये ए ने गोली मारी थी, बट जो प्रोसिक्यूशन के पास अदर एविडेंसेस हैं वो अप्रूव कर रहे हैं कि ये ए ने नहीं, बी ने गोली चलाई थी। तो आपको डैंग डिक्लेरेशन को डिसरिगार्ड कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एच टाइम गैप। फॉर इंस्टांस जैसे हमने आपसे बात की थी कि ए ने बी को गोली मारी, बी ने वहीं पे तुरंत मरते हुए क्या कहा कि मुझे तो ए ने गोली मारी थी, ठीक है? तो ये तो नो डाउट डैंग डिक्लेरेशन तो हो गई, बट इट इज ऑल्सो, ये एक ट्रांजैक्शन का भी पार्ट हो गया, विच सेज दैट इट इज द अरेस्ट जस्ट ऑल्सो, विच इज स्टेटेड इन सेक्शन 4 BSE। ठीक है जी। तो जहां पे टाइम गैप शॉर्ट है, हमने किया था ना, जहाँ पे टेम्परिंग वगैरह नहीं हो सकती या इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उसको रजिस्ट्री कहोगे। तो जहाँ पे डैंग डिक्लेरेशन रजिस्ट्री बन जाती है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू कितनी होगी? हायर होगी। और जहाँ पे टाइम गैप ज़्यादा है, तो इस इट मीन्स फॉर इंस्टांस कि ए ने बी को गोली मारी, तो बी ने 2 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट दी कि मुझे जी ए ने गोली मारी थी। नो डाउट इट इज अ डैंग डिक्लेरेशन, ठीक है? अगर बी की डेथ हो जाती है, बट जहाँ पे ज़्यादा समय हो गया तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फैब्रिकेशन या उसको पर्सन को ट्यूटर किया हो। तो यहाँ पे कोर्ट को ऑन गार्ड होना पड़ेगा, विच मीन्स कि उसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे हो सकता है कोरोबरेटिंग एविडेंस आपको लेने पड़े। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। अगर जैसे अ, ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं, ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। एक, द लेटेस्ट केस लॉ ऑफ इरफान अलियास नाका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 सुप्रीम कोर्ट। इट इज द 3 जजेस बेंच, विच मीन्स कि 3 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इसको इस केस को सुना था, इसके ऊपर जजमेंट पास की थी। तो इन्होंने कुछ हमें प्रिंसिपल्स बताए थे, वो आप फटाफट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सेकंड इज डैंग declaration be made at earliest opportunity, जो अभी हमने बात की थी टाइम गैप के अंदर। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इज सस्पिशन ऑफ ट्यूटरिंग। अगर फॉर इंस्टांस की अगर पुलिस ऑफिसर को या किसी इंटरेस्टेड पर्सन को डेंग डिक्लेरेशन दी गई है, तो इट इज हाई हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ ट्यूटर कर दिया हो। जैसे कि हम देखते हैं डोरी डेथ के केसेस में हम देखेंगे, या जो कि 498A की जो केसेस होते हैं, कि वहाँ पे क्या करते हैं, जो किसी लड़की के घर वाले हैं वो लड़की को मरते हुए उसको ना ट्यूटर कर देते हैं भी, तू अपने सास और ससुर का नाम ले लो कि उन्होंने किया था। ठीक है? तो मनी एग्जॉर्ट करने के लिए या थोड़ा सा, या उनको मेंटल मेंटली नुकसान पहुंचाने के लिए, तो कई बार घर वाले, लड़की के घर वाले ट्यूटर कर देते हैं।
ये हमने आप देखोगे कई केसेस में, जब रेप के केसेस में क्या होता है कि किसी एक पर्सन एबीसी थे, किसी एक ए ने रेप किया, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो एबीसी का तीनों का नाम ट्विटर कर देते हैं कि आप तीनों का नाम ले लो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि सस्पिशन ऑफ ट्यूटरिंग बाय पुलिस ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड पर्सन इफ गिवन टू देम। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डेड properly. जो डैंग डिक्लेरेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड properly, इट विच मीन्स कि एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है जी, जो हमने कन्फेशन में भी बात की थी। सिक्स पॉइंट इज कंसिस्टेंट, विच मीन्स कि जब पर्सन कोई डैंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसकी थ्रूआउट जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि मुझे तो ए ने मारा था, फिर उसके बाद कह रहा है कि मुझे तो बी ने मारा था। तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरली, डैंग डिक्लेरेशन मस्ट बी वॉलंटरली। नेक्स्ट पॉइंट इज डैंग डिक्लेरेशन नॉट बी गिवन अंडर द इमेजिनेशन ऑफ द पर्सन, कि पर्सन को इमेजिनेशन में नहीं देना है, जो है उसको वही बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल फिटनेस ऑफ द डिक्लेरेंट बी सीन, कि हम उसकी मेडिकल फिटनेस भी देखेंगे, क्या वो फिट है या नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे जो इस केस में बताया गया था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी के अंदर। पहले मैंने बात की थी प्रिंसिपल्स के बारे में, अभी हम बात करते हैं कि टू whom इट इज मेड, और कैसे कैसे एविडेंशियरी वैल्यू वेरी करती है। फॉर इंस्टांस, अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दी गई है, अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कोई डिक्लेरेशन दी गई है, वैसे ये रिकॉर्ड कहाँ होती है, जब हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अंडर सेक्शन 183 ऑफ BNSS, पुलिस ऑफिसर विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट को कह के इसके इस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सो इट मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर द corroboration purpose and also for the purposes of the contradiction, right? Second is, if it is made to पुलिस ऑफिसर, अगर ये किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो क्या आप इसको इसको फैक्टो, ये कुछ ना वर्ड्स होते हैं, ये आपको ना ये साथ साथ यूज करने चाहिए, इसको फैक्टो, कि क्या क्या हम उसे इसको फैक्टो सिर्फ इसी वजह से, इसका मतलब है सिर्फ इसी वजह से कि उसकी ये स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई है डैंग डिक्लेरेशन, कि आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो क्या आप इसको इग्नोर कर दोगे? नहीं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अप डैंग डिक्लेरेशन लेता है, ठीक है, तो वो किस सेक्शन के अंडर लेगा? सेक्शन 180 ऑफ द BNSS। सेक्शन 180 ऑफ द BNSS वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, राइट। तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? हमें सेक्शन 181 क्या बताता है कि कोई भी स्टेटमेंट विच इज टेकन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी कि डेट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कोरोबोरेशन, राइट। बट इसका एक एक्सेप्शन है। अगर आप सेक्शन 160 ऑफ BSA रीड करोगे, वो कहते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को आपने स्टेटमेंट दी, बट बिफोर द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, विच मीन्स कि FIR से पहले अगर किसी पर्सन ने कोई इन्फॉर्म डैंग डिक्लेरेशन दी, फॉर इंस्टांस कि FIR अभी दर्ज नहीं हुई, विक्टिम ने मरते मरते पुलिस ऑफिसर को बताया कि मुझे तो ये नहीं मारा था, अभी FIR भी दर्ज नहीं हुई,
सो वो स्टेटमेंट सेक्शन 181 में कवर नहीं होगी। तो ये मेरे को बताता है सेक्शन 160 ऑफ द बीएसए। अगर आप सेक्शन 160 ओपन करोगे, section 160, which states that in order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact, which is the police officer, may be proved, right? तो ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 160 हमें बताता है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ। इट इज द केस लॉ ऑफ 2003 सुप्रीम। और जहां हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की थी, इसमें केस है प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विच इज द केस लॉ ऑफ 1994 सुप्रीम कोर्ट। राइट, उन्होंने कहा था कि इसकी हायर एविडेंशियरी वैल्यू है, हायर प्रोबेटिव वैल्यू है जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे रहे हो, बिकॉज वो देखता है कि आप वॉलेंटरली हो या नहीं हो। ठीक है, बट पुलिस ऑफिसर के केस में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसमें एक ना चीज आ जाती है कि अगर आप प्रैक्टिस में आपके लिए हेल्पफुल क्या चीज है कि फॉर इंस्टांस कि पुलिस ऑफिसर ने हॉस्पिटल में डेंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया किसी भी विटनेस का। तो आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जब आपने डेंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की तो वहां पे डॉक्टर भी थे, तो क्या आपने डॉक्टर के साम को बुलाया? क्या आप अगर आपके पास टाइम था तो आपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया, फिटनेस का एक सर्टिफिकेट लिया? हॉस्पिटल में दूसरे लोग भी होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, तो आपने उन लोगों को विटनेस बनाया? जब पुलिस ऑफिसर इन सभी का आंसर नेगेटिव में करता है तो आप इसको काउंटर एडिक्ट कर सकते हो कि ये झूठ है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो वो डेंग डिक्लेरेशन होती है, आप उसको कह सकते हो इट इज नॉट द सैक्रोसेंट, कि आप इसको फैक्टर इसके सिर्फ सोनली ऑन सच डेंग डिक्लेरेशन आप जजमेंट आप नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो आप इसको अपने प्रैक्टिस में इस तरीके से यूज कर सकते हो कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी और पर्सन को एविडेंस ना बनाए तो आप कोर्ट को कह सकते हो कि सर चाहे वो डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव एविडेंस है, उसकी फुटिंग उसकी एविडेंशियल वैल्यू सब्सटेंटिव वैल्यू की है, बट जहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो और वो पुलिस ऑफिसर के पास मौका होते हुए भी उसने किसी और को विटनेस नहीं बनाया, तो वहां पे इसकी एविडेंशियल वैल्यू सब्सटेंटिव नहीं रह जाती, तो कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो जो चीज अभी मैंने आपको बताई, इट वाज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ शेख रफीक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008 सुप्रीम कोर्ट। राइट, अगर आप किसी इंटरेस्टेड पर्सन को दे रहे हो तो इट मीन्स कि हो सकता है कि उन्होंने आपके मुंह में वर्ड्स थोप दिए हो, है ना, होता है ना, तो ट्यूटरिंग न कर दी हो, तो कोर्ट को क्या होना पड़ेगा? ऑन गार्ड होना पड़ेगा। ठीक है जी, सेम चीज है, ये हमने बात की थी जब हमने एविडेंस की डेफिनेशन की थी, तो हमने सभी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस किए थे। इंटरेस्टेड विटनेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस क्या होता है, डॉग एविडेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने वो लेक्चर लगाया, आई थिंक इट वाज लेक्चर सेकंड और थर्ड, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इट इज वेरी बेसिक लेक्चर। तो उसी के बेसिस पे आगे वाले सारी लेक्चर्स डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ डैंग डिक्लेरेशन, कि डैंग डिक्लेरेशन की फॉर्म क्या होनी चाहिए। अगर आप सेक्शन रीड करोगे, इसमें बताया है सेक्शन 26 की
मेन जो उसकी बॉडी है, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल। इट मीन्स कि जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, या वर्बल मीन्स ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। क्या वो किसी गेस्चर फॉर्म में हो सकती है? अगर मैं बात करूं, क्या फॉर इंस्टांस कि जब किसी पर्सन कोई, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई पर्सन ऐसे उंगल करके बता देता है कि मुझे इस पर्सन ने मेरे को मारा है, ठीक है। या कुछ, अगर अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और उसने अपना सर को नोट कर दिया से कि मुझे इसने, मतलब पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है कि क्या आपको पिक्स दिखा के कि क्या ये आदमी था, ये था, अगर किसी एक पे उसने सिर को नोट कर दिया, इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डाइंग डिक्लेरेशन, चाहे वर्ड यहाँ पे गेस्चर वर्ड नहीं लिखा, तो ये किस में आएगा? डाइंग डिक्लेरेशन में, राइट। It is stated in the case of Rama aggression versus state of Andhra Pradesh. Rama aggression versus state of Andhra Pradesh. ठीक है जी। इट इज द केस लॉ ऑफ 1994 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और जहां हम बात करते हैं ओरल की, तो ओरल का क्या मतलब होगा कि मैंने किसी पर्सन को बताया कि मुझे उस पर्सन ने मेरे को मारा। तो अगर एग्जैक्ट वर्ड्स, सबसे पहले मुश्किल है कि मैंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बताया कि वही पर्सन कोर्ट में जाके एग्जैक्ट वर्ड्स बताए, कुछ वर्ड्स नहीं याद रहते, कंटेंट, मेन कंटेंट याद रहता है। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन कुछ और बोल रहे, मैंने उसको कुछ चीज, ए चीज बताई, वो जाके बी बता रहा है। ठीक है जी। तो जब भी और आपके पास फॉर्म में आए, तब आपको कोर्ट को ऑन गार्ड हो जाना है। ठीक है। तो बहुत उसको ध्यान से देखना कि क्या एग्जैक्ट वर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जहाँ बात आती है रिटर्न फॉर्म भी, इसको वही बात, बेस्ट एविडेंस रूल, हम इसको मानते हैं ना कि अगर कोई चीज रिटर्न फॉर्म में है तो वो लेस चांसेस हैं कि डिस्टोर्ट या फैब्रिकेट हुए हों। अगर हम बात करें कि किस, अगर हम अगर फॉर इंस्टांस जज ले रहा है, तो किस, वो कैसे ले? क्या वो क्वेश्चन फॉर्म की में ले या नरेटिव फॉर्म में ले? तो वो कहते हैं भी अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो तो अच्छी बात है, बट फॉर इंस्टांस कि अगर कोई किसी ने डिक्लेरेशन क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दिया, फॉर इंस्टांस की जज ने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, डैंग जो डिक्लेरेंट है वो उसका आंसर दे रहा है, दैट इज द डैंग क्वेश्चन आंसर फॉर्म। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को नरेटिव फॉर्म में दे रहा है, सो उसकी वैल्यू अगर देखें ज्यादा है, बिकॉज बंदा नेचुरली तो अपनी नरेटिव मीन्स कि अपनी एक नरेट करना, स्टोरी को नरेट करना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ जी, मैं वहां पे गया था, उसको मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसने मेरे डंडा मारा, तो वहां पे लड़ाई होगी, उसने बाद में फायर कर दिया। तो ये हो गई नरेटिव फॉर्म। अगर इसमें होती है तो क्या माना जाता है कि वो नेचुरली डेंग डिक्लेरेशन है, उसकी वैल्यू अच्छी मानी जाती है। तो इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ, कर्नाटका वर्सेस शरीफ, 2003 सुप्रीम कोर्ट, 2003 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारी हम बात करते हैं कि जहाँ पे एक से ज्यादा, आपसे कई बार हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इवन यूपी में भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि जहाँ पे एक से ज्यादा बैंक डिक्लेरेशन दे रही हो, जहाँ पे मल्टीपल बैंक डिक्लेरेशन हैं, तो आप किसको मानोगे सही है? फॉर इंस्टांस, एक ए पर्सन ने अपनी बैंक डिक्लेरेशन दी, जब डॉक्टर को दी, डॉक्टर को कहा कि वाइफ ने कहा
कि मुझे तो ये हस्बैंड ने मारा है, मुझे तो ये हस्बैंड ने मारा है। जब पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को स्टेटमेंट दी कि मैंने तो जी खुद ही सुसाइड की है। जब जज के पास कोर्ट में, जब उसकी स्टेटमेंट 183 में करवाएगी, पुलिस ने करवाई, तब यहाँ वो कह रही है कि मुझे तो जी अ, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे को मारा है। तो तीन अलग अलग मल्टीपल डिक्लेरेशन होगी। तो आप किसको सही मानोगे, किसको आप गलत मानोगे? पहले क्या था कि जो अर्लीस्ट डैंग डिक्लेरेशन है उसको सही मान लेते थे। इट वाज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ गंगा राम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहते थे कि अर्लियर डैंग डिक्लेरेशंस आर प्रेफर्ड ओवर सब्सिक्वेंट डैंग डिक्लेरेशंस, राइट? बट अभी ये वाला सिनेरियो नहीं है। अभी क्या देखते हैं, फॉर अभी अगर आप फॉर इंस्टांस हम हमारा माइंड अप्लाई करते हैं, बीइंग एडवोकेट और बीइंग अ जज, कि आपके पास तीन डैंग डिक्लेरेशन आ गई, तो आप किसको सही मान लोगे? तो हम सिर्फ डैंग डिक्लेरेशन थोड़ी होगी, हमारे पास दूसरे एविडेंसेस भी होंगे। अगर ये हमारे एविडेंसेस किसी एक स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर इंस्टांस वो पुलिस वाली स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी को ही ठीक मानेंगे। तो क्या हम यहाँ पे भी वो वाला गंगा राम वाला रूल अप्लाई करेंगे? नहीं नहीं जी, जो सबसे पहले दी थी वही सही होती है। नो, इट इज नॉट द केस। तो हमारा माइंड भी क्या कहता है, बीइंग अ जज, आपको ना जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो आपको अपना माइंड ओपन करके चलना है कि आप क्या करोगे। ठीक है? तो आप, बिकॉज आप ही जज बनोगे, आप ही एडवोकेट हो, तो आपको किस पे ऊपर रिलाई करना है। ठीक है जी? तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस में भी, और जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनोगे तो आपको ये चीजें काम आती हैं कि आप किस, आपके ऊपर, आपके पास इतनी डैंग डिक्लेरेशन आ गई, तो आप किसको आप अच्छा मानोगे? तो जहाँ पे अदर एविडेंस किसी भी एक को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने किया था ना प्रिंसिपल्स के अंदर, कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन वर्जन कुछ अगर डिफरेंट हो रहा है, किसी कोई एक है डिक्लेरेशन, तो जरूरी नहीं कि हमें उस डैंग डिक्लेरेशन को मानना ही है। तो यहाँ पे अगर किसी एक की स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसकी इसको ही सही मानेंगे। अगर हम और एग्जांपल लें तो डॉक्टर वाली के अंदर, अगर हम इसको रिमूव करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि जहां डॉक्टर ने अपनी स्टेटमेंट ली थी, यहाँ पे इसने सर्टिफिकेट भी दिया था, हाँ जी, कि पर्सन फिट है। इसने देख अ, इसने देखा था कि जो ये और एविडेंसेस है उनके साथ कंसिस्टेंट भी है। वहां पे कोई पर्सन और पर्सन उस रूम में नहीं था, मीन्स कि ट्यूटरिंग किसी पर्सन ने नहीं की होगी। फॉर इंस्टेंस अगर सिर्फ ये दो ही हैं, अगर हम इस दो की एग्जांपल लें, तो आप और पुलिस वाले ने किसी और को विटनेस नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने खुद ही ले ली, तो आप किसकी एविडेंशियरी वैल्यू अच्छी मानोगे? इसकी, राइट? ये चीज ऑब्वियस हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे आपने, एक तो डॉक्टर ने ली, एक तो जज ने ली, ठीक है जी, यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि हाँ जी वॉलंटरली है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है जी, और कंसिस्टेंट है या नहीं है, और या इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन की दूसरे फैक्ट्स के साथ देखा कि भी क्या ये कनेक्ट हो रही है स्टोरी या नहीं हो रही, तो हम इसको ज़्यादा अच्छा मानेंगे। बिकॉज
जज को दी गई कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि जज इज अ न्यूट्रल पर्सन। तो वो तो मतलब वॉलेंटरीनेस को इफेक्ट नहीं करता, वो तो थ्रेट नहीं करता, है ना। तो हमारे पास इसके ऊपर अकटीन ऑफ केसेस हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो अभिषेक शर्मा वर्सेस एनसीटी दिल्ली। अभिषेक शर्मा शर्मा वर्सेस एनसीटी स्टेट एनसीटी दिल्ली। इट इज द केस ऑफ 2023 सुप्रीम कोर्ट। उत्तम चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 2022 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हमें कंप्लीट लॉ बताया था कि जहां पे आपके पास मल्टीपल डाइंग डेक्लरेशंस आ जाएं तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है। तो कुछ फैक्टर्स बताए थे कि सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो पर्सन, क्या मतलब इन इन तीनों में से कौन सी डाइंग डेक्लरेशन वॉलंटरली दी गई है, जो इंस्पायर करती है कि ये डाइंग डेक्लरेशन वॉलंटरली है। सेकंड इज कि कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन कंसिस्टेंट है, अपनी जब वो दे रहे हैं तो उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही। थर्ड पॉइंट इज कि इफ नॉट कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है टू द अदर फैक्ट्स, तो क्या आपके पास इतने कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस हैं, राइट। आपको देखना है क्या किसके अंदर, अगर किसी के अंदर हमारे पास मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट है तो हम उसको ज्यादा अच्छा मानेंगे, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर मैजिस्ट्रेट को दी गई है तो उसकी हायर वैल्यू होगी। एंड ऑल्सो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि वो फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ उसकी ही अदर फैक्ट्स ऑफ द केस के कंटेक्स्ट में ही डिक्लेरेशन है तो आप उसको अच्छा मानोगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोर्ट को स्क्रूटिनाइज करने हैं, देखने हैं कि जब वो ऑन गार्ड होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हम एक दो टॉपिक हो रहे हैं हमारे, हम इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। क्या हमारी डैंग डिक्लेरेशन एफआईआर हो सकती है? क्या हमारी एफआईआर can be used as dying declaration? Yes, it can be used as dying declaration, है ना जी। फॉर इंस्टांस कि ए ने बी को शूट किया, बी ने एफआईआर लिखाई, उसके बाद वो उसकी डेथ होगी, जो उसकी जो स्टेटमेंट थी इट कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डेक्लेरेशन। एंड ये हमने बात भी की थी, हमने सेक्शन 19 में देखा था कि इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडमिशन इन द फेवर ऑफ द मेकर। जनरल रूल हमारा क्या था कि आपने अपने जो भी आपके एडमिशंस हैं सिर्फ वही रेलिवेंट होंगे जो कि मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। बट वहां पे हमने तीन एक्सेप्शंस की थी, और इट वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन जिसमें बताया था कि जहाँ पे वो डैंग डिक्लेरेशन है वहां पे आप उसको एज एन एडमिशन इन द फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर उसको यूज कर सकते हो, एंड दैट विल बी रेलिवेंट एडमिशन, राइट। तो इसमें हमारे पास एक चीज थी, इसमें हमारे पास चीज थी कि अगर अगर जो पर्सन है, अगर उसकी डेथ नहीं होती, इफ द declarant सर्वाइव्स सर्वाइव्स तो उसकी जो उसने स्टेटमेंट दी तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी।
तो अभी हमने बात किया कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 19। ठीक है जी। तो क्या आप उसको अंडर सेक्शन 26 आप उसको बैंक डिक्लेरेशन कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज जो उसका टाइटल क्या था, स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। तो आप तो उसको कोर्ट में आप उसको बुला ही सकते हो। तो वो बैंक डिक्लेरेशन कैसे होगी? वो पर्सन तो कोर्ट में आ ही सकता है। तो it is not be relevant under section 26 but it can be relevant under section 19। सेकंड इज कि अगर मैजिस्ट्रेट को दी गई है तो वो रेलिवेंट कहाँ होगी? अंडर सेक्शन 183 ऑफ द सीआरपी बीएनएसएस, विच इज सेक्शन 162 ऑफ 164 ऑफ सीआरपी। अगर हम बात करें कि अगर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, अगर पुलिस ऑफिसर को बिफोर इन्वेस्टिगेशन या बिफोर एफआईआर दी गई है, देन इट वुड बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 160 ऑफ बीएससी, विच मीन्स आप उसको एज अ कोरोबरेशन और या कॉन्ट्रडिक्शन पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। जहाँ पे उसको आफ्टर दिए है तो वहाँ पे उसकी क्या वैल्यू होगी? सेक्शन 181 ऑफ बी एंड एस एस बताता है हमें कि that can only be used for the purposes of a contradiction, not for the purposes of a corroboration। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए वो कि उसकी अगर वो डेक्लेरेंट सरवाइव कर जाता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या हो। राइट। तो इसमें हमारा सभी एक्सपेक्ट्स कवर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक लास्ट चीज बचती है कि आप ना एक अपनी एक साइड पे एक चीज आप क्वेश्चन बना सकते हो कि हियर से के क्या एक्सेप्शंस हैं। तो पहले हमने किया था रजिस्ट्री किया था, राइट। तो इसमें आप और सेक्शन हमने वो भी देखा था कि जब आप कस्टम या राइट्स प्रूव करते हो तो हमारे पास जो हमारे आगे सेक्शंस हैं, सेक्शन 26 में भी है, हम आगे भी हम रीड करेंगे। तो जो हमारा डैंग डिक्लेरेशन है, इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द हियरसे। हियरसे क्या होता है? सुनी सुनाई बात। तो फॉर इंस्टांस ए ने मुझे कोई बात बताई मरते हुए कि मुझे तो ये बी ने फायर की थी, वो पर्सन डेथ होगी। तो मैंने नहीं देखा था इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट हुआ था। मैं तो एक ही बार बता रहा हूँ कि मैं तो सुनी सुनाई जो मैंने सुनी मैंने आपको वो बता रहा हूँ कि चाहे ये हियर से एविडेंस है बट इट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक कर रहे हैं, राइट। तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हो अपनी एक कॉपी के लास्ट पेज पे कि हियर से के अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, जो कि मैं थ्रू आउट लेक्चर्स आपको बताऊंगा, राइट। तो इसमें हमारा अभी सभी एक्सपेक्ट्स कवर हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अराइज होता है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप इसमें भी कमेंट करके छोड़ दो, तो मैं देख लूंगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, राइट। Thank you very much.